हाय, वेलकम गाइस। मैं दुर्गेश कारखेले आपको मिथ्स अबाउट प्रीलिम के बारे में बताने वाला हूँ। तो मैं थोड़ा परिचय दे देता हूँ। मैं दुर्गेश कारखेले। मैंने प्रीलिम फर्स्ट अटेम्प्ट से ही क्लियर कर दिए। मतलब टोटल मैंने 3 सिविल सर्विस के प्रीलिम का क्रैक किए हैं और एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम क्रैक किया है, एक इंटरव्यू भी दिया है। तो मेरे को हमेशा प्रीलिम में मार्क्स बियॉन्ड कट ऑफ 10 या 15 मार्क का हमेशा मार्जिन रहा है। मतलब इवन मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम क्रैक की थी, उस साल 105 का मेरिट था। मेरे को 170 मार्क थे, 117 मार्क। तो एक प्रीलिम हमेशा ही मेरे को एक समझ आई थी। और बहुत से मेरे दोस्त थे, उनको प्रीलिम में ही फेल होते जा रहे थे। तो मैं आपको प्रीलिम के बारे में बता देता हूँ कि कुछ मीथ से जो हमें दूर करनी चाहिए। तो आप जिसने ये क्रैक किए हमेशा वो ही बता सकता है। मैं ही हूँ जो भी ये किया है, सिर्फ मैं ही नहीं। तो पहला मीथ अबाउट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज ओनली पीपल विद गुड मेमोरी कैन क्रैक द प्रीलिम। मतलब जिनको ज़्यादा चीज़ें याद रहती है वही लोग प्रीलिम क्रैक कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। मतलब प्रीलिम इज़ नथिंग टू डू अबाउट योर मेमोरी। प्रीलिम इज़ अबाउट योर इंटेलिजेंस, योर गेसिंग, हाउ यू आइडेंटिफाई द टर्म्स। मतलब मान लीजिए मैंने बहुत देखे जिनको मेमोरी में ज़्यादा रिटेंशन नहीं रहता। मेरा खुद का कभी रिटेंशन नहीं, पर मैं गेस वर्क में मास्टर हूँ। तो एक एक एग्जांपल देता हूँ। एक क्वेश्चन आया था, हॉर्नबिल पाया जाता है तो वो कहाँ मिलता है। तो पहले तो जो हॉर्नबिल है, तो हॉर्न मतलब क्या है, सिंग है, सिंग। तो हॉर्न जैसी सिंग होगा, ठीक है। उनमें ऑप्शन भी 4 ऑप्शन में कोई कोई अलग रीजन थे। मतलब एक डेजर्ट वाला रीजन था, एक ड्राई लैंड स्क्रब लैंड था। मतलब वो इतना बड़ा बिल लेके, मतलब हॉर्न जितना बड़ा बिल किसके लिए चाहिए। मतलब ना ये डेजर्ट में काम आएगा, वो क्या हुआ, तो पेड़ ही नहीं होते तो क्या तोड़ेगा उससे। या स्क्रब लैंड है, स्क्रब लैंड में तो इतनी इतनी झाड़ी होती है पेड़ों की या इसकी, तो वहाँ भी उसके हॉर्न बिल का कुछ काम नहीं है। तो एक ऑप्शन नॉर्थ ईस्टर्न, मतलब एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट था ऑप्शन में। तो वो गेस किया जा सकता है कि वहाँ बड़े बड़े पेड़ है, वो वहाँ बहुत हरियाली है। उनको तोड़ने के लिए, पेड़ में उसको घर करने के लिए या किस चीज़ के लिए, तो उसको हॉर्न जैसी बिल होनी चाहिए। मतलब आप डेजर्ट में जाएंगे तो जो स्पैरो होती है उनकी छोटी छोटी बिल होती है, मतलब उतनी भी बड़ी बिल नहीं होती। तो वो एक गेस वर्क था। वही एक रेड सैंडर से क्वेश्चन आया था ऑन द स्पॉट। मैं एग्जाम का ही बता रहा हूँ जो मैंने फेस किए, मतलब बाद में आके एनालिसिस किए वो नहीं बता रहा हूँ। वही कम टाइम में, कम समय में कैसे गेस करना है। तो वो एक आया था, रेड सैंडर्स के बारे में क्वेश्चन था। अब एक बात पता चल रही है, सैंडर्स, सैंडर्स मतलब सैंड। एक तो कोस्टल एरिया में सैंड होगी, या तो डेजर्ट एरिया में या ड्राईलैंड एरिया में सैंड होगी। तो वह रेड सैंडर्स में ऑप्शन तो बाकी 3 स्टेट तो ऐसे ऑड मैन आउट हो सकते थे। मतलब जहाँ सैंड नहीं पाई जाती, जहाँ हरियाली है, जहाँ ग्रीन है, तो वहाँ एक आंध्र प्रदेश, एक ऑप्शन आंध्र प्रदेश या तेलंगाना ऑप्शन था। तो उस रेड सैंडर्स की वीरप्पन के टाइम उसकी इलीगल माइनिंग चलती थी। तो मैंने वो गेस मार दिया कि रेड सैंडर्स, हाँ, चारों में से कौन अलग है, आंध्र प्रदेश है। तो मतलब एक इंटेलिजेंट गेस होना चाहिए। वर्ड से वर्ड को तोड़ना है, आधे आधे में तोड़ना है, डिफरेंट रेड सैंडर्स दोनों को तोड़ना है। तो वैसे चीज़ें वो एक आसान हो जाती है। मतलब इट यूपीएससी इज नॉट अबाउट मेमोरी, इट इज़ अबाउट इंटेलिजेंट, हाउ यू ट्रेन योर ब्रेन फॉर गेसिंग और हाउ यू अप्लाई लॉजिक। मतलब एक सही तरीके से आप लॉजिक लगाना सीख गए ना, तो मुझे नहीं लगता आप कभी प्रीलिम में ये हो सकते हैं। मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की भी प्रीलिम क्लियर कर दी। तो एक था पहला मिसकंसेप्शन कि बहुत मतलब मेमोरी चाहिए बंदा, ऐसा कुछ नहीं। सेकंड था कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ती है, बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ती है और बहुत साल लगते हैं। मतलब मैंने देखा है यूपीएससी में, मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में भी रहा हूँ, बाकी भी जगह रहा हूँ। तो बहुत लोग नहीं, इस साल नहीं प्रीलिम ले सकता, बहुत कम पढ़ा है, बहुत और पढ़ना चाहिए तभी मैं प्रीलिम ले लूँगा। तो अगले साल के लिए पोस्टपोन करना, या खुद अगर एग्जाम में जाते हैं तो भी अंडर कॉन्फिडेंट जाना कि नहीं, मैंने सफिशिएंट प्रिपरेशन नहीं किया है। तो ये एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, मिथ्स अबाउट ये यूपीएससी। तो ऐसा कुछ नहीं है 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए। यार मैंने फर्स्ट साल में ग्रेजुएशन पास आउट होते होते ही क्रैक कर दिए। मतलब
तो एक लॉजिक होता है, वैसे ही लॉजिक मतलब लॉजिक लगाना पड़ता है यहाँ, और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है। क्या एग्जाम में आ सकता है, क्या रिपीट हो रहा है, और कौन से दिशा में ट्रेंड जा रहा है। मतलब अब सस्टेनेबिलिटी, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे क्वेश्चन आ सकता है, मतलब या और हाइड्रोजन व्हीकल पे आके गया, और कोई कोई सोडियम आयन बैटरी हो रही है, लिथियम आयन तो अब पुरानी हो गई, लिथियम आयन पे खत्म हो गए आने क्वेश्चन, पर अब सोडियम आयन बैटरी हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। मतलब आप एक डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। मतलब एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो अब वो मैमल्स को छोड़ के बर्ड्स की तरफ जा रहे हैं, अब बर्ड्स पूछ रहे हैं। तो ये कहा आया था 2021 में शायद, 3-4 नाम दिए थे, ये क्या है, बर्ड्स है, ट्री है, क्या है। तो वो एक ट्रेंड आइडेंटिफाई आना चाहिए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक मुझे लगता है कि राइट और प्रिसाइज पढ़ना चाहिए, जो आ सके वो ट्रेंड एनालिसिस करके, और ये कहाँ से पता चलेगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके, या थोड़ा दिमाग लगा के देखा जा सकता है कि क्या पैटर्न है उसमें। और ये हुए। और एक थर्ड मिथ, एक मैं फोर्थ मिथ मैं एक बता रहा हूँ कि सॉरी थर्ड, तो सी सेट, एक सी सेट चलो आखिरी में देख लेंगे, सी सेट तो आसान है, वैसा भी क्लियर हो जाएगा, हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, या हमको 12th में मैथ था, तो इस मेंटेलिटी से लोग जाते हैं कि प्रीलिम क्रैक करेंगे। तो वो भी नहीं, वो बहुत गलत अप्रोच है। मतलब एक ब्रेन में एक पार्ट होता है, एक साइड में लैंग्वेज की प्रोसेसिंग होती है, एक साइड में मैथ की प्रोसेसिंग होती है। तो जब हम आइडल रहते हैं, हम जब जो चीज़ में काम करते हैं, वो दिमाग एक्टिव होता है, और वो दिमाग, जो दिमाग का हिस्सा कम यूज़ हो रहा है, ब्रेन का हिस्सा, उस ब्रेन के हिस्से को कैप्चर करता रहता है, वो ब्रेन में हमेशा कैप्चरिंग करती रहती है। मतलब अगर हम मैथ के कैलकुलेशन नहीं कर रहे, तो मैथ वाला कंपार्टमेंट और दूसरे ब्रेन के पार्ट ले लेंगे, मतलब मैथ लैंग्वेज वाला पार्ट ले लेंगे। अगर हम स्पीकिंग इंग्लिश करने लगे, या कोई भी चीज़ हम सीखने लगे लैंग्वेज, सो you will get to develop that part. So brain is a amazing object, whichever your focus goes, that part of your brain grows. So remember this कि आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी है, हर दिन आधा ही घंटा करनी है। मतलब एग्जाम के पहले जिसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, उसको तो एग्जाम के पहले 2 महीने से हर दिन प्रैक्टिस करनी है, और उसी टाइम पे करनी है। मतलब 2 बजे से 3 बजे, या 3 बजे से 3:30 बजे दोपहर को, क्योंकि जिस टाइम का सी सेट का पेपर होता है उसी टाइम को हमें प्रैक्टिस करनी है। तो वो आलस नहीं आता ना, नहीं तो कोई कोई बच्चे सो जाते हैं दोपहर को 2, ढाई, 1:30 बजे, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। एक ही दिन में वो शेड्यूल चेंज करना चाहते हैं, तो एक ही दिन नहीं, पैरेलली स्मूथली होना चाहिए ट्रांजिशन। मतलब ऐसे नहीं रफली, मतलब 2 से 3 बजे आप सोते हो और आज सी सेट छोड़ रहे, सॉल्व कर रहे हो, तो वो भी नहीं चलेगा। हर दिन चलना है। और जो लोग जिनको कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है, मतलब सी सेट मतलब ना रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब क्वांटिटी रीजनिंग मतलब इतना भी टफ नहीं। मेरा खुद का सी सेट, मेरे को 12th में भी कभी ये सब्जेक्ट नहीं था, मैथ नहीं था, तो मेरा बायोलॉजी था, तब भी मैं सी सेट आराम से क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि वो बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक लॉजिक लगता है। आप एक बार एनालाइज करेंगे क्वेश्चन पेपर, पैसेज एनालाइज करेंगे कि क्या क्या चीज़ें पैसेज में वो रॉन्ग कर देते हैं, वहाँ वर्डिंग क्या होती है, आपको माइन्यूट ऑब्जर्वेशन तुरंत बाद में पता चल जाएंगे क्वेश्चन पेपर ऑब्जर्व करने के बाद, कि वो कहाँ हमें फंसाते हैं, या कौन से टाइप एग्जाम्पल आते हैं मैथ में, कौन से छोड़ने हैं। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाएगा, पर हमें सिंपल इंटरेस्ट छोड़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाएगा, पर हमें टाइम इकोनॉमी देखनी है। हम कम टाइम में कौन सा छोड़ सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट छोड़ सकते, सॉल्व कर सकते, तो और कंपाउंड इंटरेस्ट छोड़ सकते। तो वही चीज़ कि सी सेट को एक ग्रांटेड नहीं लेना, और सी सेट से डरना भी नहीं है। मतलब ना लाइटली लेना, ना हाइपर होना, कंसिस्टेंटली काम करने का। और जो बंदे का, जिन स्टूडेंट का अच्छा नहीं है, मतलब बेसिक कंसेप्ट नहीं है, तो उन्होंने 1 जनवरी से ही सी सेट चालू करना चाहिए। तो अब चौथा मिथ बताता हूँ कि बहुत से टॉपर से सुना होगा, या किसी से भी सुना होगा, मैं भी अभी गवर्नमेंट सर्विस में ही हूँ, तो हर तरह के लोग मतलब एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। तो पहली चीज़ कि ये बोलते हैं ना, न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना चाहिए। तो मुझे कभी डेली न्यूज़पेपर पढ़ना मतलब अच्छा नहीं लगता था प्रीलिम के टाइम में, क्योंकि प्रीलिम के टाइम में हर सब्जेक्ट को रिवीजन देना, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना, वो सब प्रेशर रहता है, रिवीजन पीछे पड़ जाती है, वो आर्ट एंड कल्चर भी देखना है, वो एंशिएंट मिडिवल भी देखना है, मतलब हर चीज़ को आपको डील करना है। और तो उसमें मेरा एक अप्रोच रहा है, प्रीलिम के लिए मैंने कभी भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, मेंस के लिए पढ़े, पर जब जनवरी आ जाएगा, प्रीलिम के पहले 3-4 महीने आ जाएंगे, तब मैं न्यूज़पेपर छोड़ देता था। मतलब वो गिल्ट भी नहीं मानने की, यार मैं न्यूज़पेपर छोड़ रहा हूँ। मतलब आपको लग रहा है ना न्यूज़पेपर टेकिंग अवर योर एनर्जी, योर कंज्यूमिंग योर टाइम,
सो यू कैन लीव न्यूज़पेपर एंड यू कैन फोकस ऑन द मैगजीन्स लाइक कौन सी भी मैगजीन ले लो, स्टैंडर्ड मैगजीन पढ़ लो और उससे आ जाएगा। और अगर मेरे को टाइम मिले तो मैं आपको जॉब करते करते सर्विस में है तो थोड़ा टाइम मिले तो मैं प्रिसाइजली एकदम कंसाइज करंट अफेयर मतलब एक महीने का खाली 10 15 20 पन्ने में ही तैयार हो सकता है क्या, वो देख लूँगा अगर टाइम मिल सकता है तो ऐसे ही छोटी प्रिसाइजली टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करने का, वो एक न्यूज़पेपर है, गिल्ट नहीं मानने की न्यूज़पेपर ना पढ़े तो। और पांचवा मिथ मुझे लगता है कि बहुत मार्केट में ये होता है कि हमेशा लोग बोलते रहते हैं कि आपको 30 टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी चाहिए, 30 फुल लेंथ छोड़नी चाहिए, 40 फुल लेंथ मतलब सॉल्व करनी चाहिए। तो वो भी एक मिथ है। मतलब आप टेस्ट सीरीज लेते जा रहे हो, आपका 3 घंटा टेस्ट सीरीज दो मान लीजिए 2 घंटा उसका एक्चुअल टेस्ट का, जाने आने में 1 घंटा, मतलब 3 घंटा तो आपका टेस्ट सीरीज के लिए जा रहा है। उसके बाद एनर्जी डाउन होती है, वो तो अलग बात है। उसके बाद आप सोल्यूशन देखते तो मतलब एक पूरा दिन चला जाएगा या पूरा या 75% ऑफ द डे चला जाएगा किसमें कि फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करने में। तो मेरा पहले अटेम्प्ट से एक अप्रोच रहा है, कम सॉल्व करो। मतलब मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं करता था, मैं 7 7 8 8 ही टेस्ट सीरीज सॉल्व करता था प्रीलिम से पहले। तो सॉल्व करना है ना, एक ही सॉल्व करो, मतलब क्वालिटी 8 ही सॉल्व करो, 8 9 10 ही सॉल्व करो। पर देखो उसमें कि आप कहाँ गलत हो रहे हो, मतलब बार बार या कैसे हम सोच रहे हो इसलिए हम गलत हो रहे हैं। मतलब आप थिंकिंग सोच रहे हो तो आप कभी कभी सोचते हैं यार हमें फंसाने का ट्राई कर रहा है, पर कब स्टेटमेंट ट्रू होता है। तो आप ये चीज़ें सीख लीजिए या एनालाइज कर लीजिए, लिस्ट कर लीजिए पॉलिटी के क्वेश्चन कितने थे, पॉलिटी के, इन्वायरमेंट के, एंशिएंट मिडिवल के, आर्ट एंड कल्चर के, इन्वायरमेंट के, ये सब लिस्ट कर दीजिए सभी सब्जेक्ट के, और कितने क्वेश्चन आए थे और कितने आपने करेक्ट सॉल्व किए। तो करेक्ट जो आए तो परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज कितना परसेंट किसका है, मतलब पॉलिटी में आपने 90% पर इन्वायरमेंट में आपके 50% है या तो वो सॉल्व करना है। सिर्फ आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट मिडिवल में ज़्यादा परसेंटेज के गेम में जाना नहीं है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मतलब कभी कभी लगता है आर्ट एंड कल्चर में लॉजिक, एक द्रोणोवापा आया था, द्रोणोवापा एक क्वेश्चन आया था 21 में शायद। तो वहाँ मैंने क्या गेस किया कि द्रोण में मतलब हम जो द्रोण होता है ये कटोरा होता है, तो किस चीज़ के लिए, तो वो थोड़ा समझ आता है कि द्रोण है तो द्रोण से कोई चीज़ मेजर करने के लिए यूज़ करते होगे, वॉल्यूम से मेजर करते होगे द्रोण मापा, तो वो ऐसे कैलकुलेट कर दिया। पर कभी कभी होता है कि आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही एकदम पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाता है, तो और उसके लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए। मतलब आप अकबर के बारे में आ गया, इबादत खाना क्या है, तो आपको ये पता ही होना चाहिए इबादत खाना क्या है। मतलब इसमें लॉजिक नहीं लग सकता, इबादत खाना कुछ भी ऐसा लॉजिक नहीं लग सकता। तो आर्ट एंड कल्चर में एक्यूरेसी कम भी रही ना तो ठीक है, आप उसको इन्वायरमेंट में बीट करिए या दूसरे सब्जेक्ट में बीट करिए। मतलब अगर आप आर्ट एंड कल्चर मेरा ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, मैं काम चलाता था पर ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं थी, तो मैं इन्वायरमेंट में 95% लेता था, 95% से अबव लेता था। मतलब ऑलमोस्ट मेरा क्वेश्चन रॉन्ग होता ही नहीं था। मतलब वैसा आपने थ्रस्ट देना है, आपका इकोनॉमी स्ट्रेंथ है, कौन सा भी सब्जेक्ट स्ट्रेंथ है वो आप फोकस देना है, और क्वालिटी 8 या 10 टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है बस। इससे ज़्यादा कुछ खुद को ज़्यादा एग्जॉस्ट करने का नहीं, वीकेंड में एक टेस्ट सीरीज सॉल्व करने की बात खत्म। तो वो एक है कि आप टेस्ट सीरीज कम सॉल्व कर रहे हो, मतलब कम मतलब उस डेफिनेशन की 40 या 50 या 30, तो गिल्टी नहीं मानना है, 10 में भी काम चल जाता है। और एक छठा मिथ एक है कि बहुत सा एक होता है कि जो टियर 2 टियर 3 सिटी में या गांव में पढ़ रहे हैं, उनमें एक होता है कि यार यूपीएससी की प्रीलिम क्रैक करनी है तो दिल्ली जाना पड़ेगा। तो वैसा भी कुछ नहीं है। मतलब एक डिजिटल रिवॉल्यूशन जो आई है, जो इंटरनेट का ईरा आया है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई इन्फॉर्मेशन की डेफिशिएंसी है। मतलब दिल्ली में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पा रहे हैं, और वहाँ क्या, मैंने भी पुणे में रह के और कॉलेज टाइम में भी रह के, कोविड के टाइम में घर में भी रह के पढ़ाई की है गाँव में, वो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, सिर्फ इम्पैक्ट का पड़ने वाला है जो आपका सराउंडिंग होते हैं, आपके दोस्त होते हैं। मतलब अगर मैं टेस्ट सॉल्व करने चला नहीं गया और मेरा दोस्त गया, तो एक गिल्ट होती है यार, वो टेस्ट सॉल्व करने गया मैं नहीं जा रहा हूँ। तो एक खुद को मोटिवेट करना, या चाय पीने जा रहे हो 4 5 बजे तो डिस्कस करते हैं यार क्या हुआ, ये बंदा बोलता है मैंने विजन की टेस्ट दी, इसकी टेस्ट सॉल्व की। तो वो एक है कि एक पॉजिटिव प्रेशर रहता है। मतलब दिल्ली में ना रहे पर स्टूडेंट के बीच में रहे, मतलब यूपीएससी लाइक माइंडेड पीपल के बीच में रहे। तो वो कहावत है ना, योर नेटवर्क डिटरमाइन योर नेटवर्थ।
तो वैसे ही हमें नेटवर्क रखना है स्टूडेंट का, या कॉल पे रहे या कुछ रहे। कुछ कुछ लोगों को खुद सेल्फ डिसिप्लिन स्ट्रांग होती है, वो तो अकेले भी कर सकते, पर जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वो थोड़ा फेल होते हैं, वो बाकी के लोगों के साथ नेटवर्क में रह के कर सकते हैं। और आखिरी 7वां मिथ यूपीएससी प्रीलिम के बारे में कि यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम। मतलब कुछ हद तक ये स्टेटमेंट सही है, अनप्रिडिक्टेबल है, पर प्रिडिक्ट कौन सी भी एग्जाम नहीं होती। या आप स्टेट पीसीएस में देखो, किसी में देखो, प्रिडिक्ट हुई तो क्या ही मतलब रह गया उस एग्जाम का। तो प्रिडिक्टेबल थोड़ी लगती है मुझे ज़्यादातर, क्योंकि मैंने कभी प्रीलिम में ज़्यादा ये नहीं हुआ, मतलब प्रीलिम फेल नहीं हुआ, तो मुझे एक ट्रेंड पता चलता है। आप कोई भी देखो, आप खुद भी देखो, आपको ट्रेंड पकड़ना आएगा, आपको वो चीज़ पता चल जाएगी कि आपका क्वेश्चन कहाँ से रिपीट हो रहा है, उस क्वेश्चन में क्या है। मतलब पोल्यूटेंट्स वाले क्वेश्चन, उसमें तो ऑल ऑफ द अबव मोस्ट ऑफ द चांसेस है। मतलब आप लकड़ी जला रहे हो, वो बोल रहे हैं कौन से पोल्यूटेंट आते हैं। मतलब कभी कभी आंसर की में थोड़ा अलग आंसर देते हैं, पर कोई जलने के बाद सभी निकलता है ना। नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है। हर चीज़ थोड़ी 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 निकलती है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि निकलती ही नहीं। मतलब पोल्यूटेंट्स के बारे में, साइंस टेक में एप्लीकेशंस के बारे में कोई चीज़ है, उसका एप्लीकेशन है, तो वो चीज़ नहीं बोलने में बहुत ये पड़ जाएगा। मतलब आप बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस जगह यूज़ नहीं हो सकता। आप कैसे बता सकते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हमारे पंतप्रधान मोदी जी के भी वॉइस में गाने आ रहे हैं अभी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये डीप फेक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। डीप फेक मतलब आप पुतिन का और नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उनका वो वीडियो देखते, वो सच में थोड़े वो डीप फेक करके किसी को चेहरा लगा के इतना बिल्कुल सही करते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि आप पहचान नहीं पाते सच में पुतिन और किम जोंग उन का दोनों का वीडियो है या फेक है। तो वो टेक्नोलॉजी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ऑल ऑफ द अबव वहाँ भी एप्लीकेशन सभी जगह हो गए, मेडिसिन में हो गए, एग्रीकल्चर में हो गए, किसी भी जगह हो गए। तो एक साइंस और टेक का है, हर चीज़ का ऐसा प्रिडिक्शन है। ऐसा बोलने जाऊँ तो मैं 50 घंटे भी बोल सकता हूँ इसमें, क्योंकि उतना मैंने ऑब्जर्वेशन किया था फर्स्ट अटेम्प्ट देने से पहले कि यार ये एग्ज़ाम क्या है। मतलब वो मुझे लगता है अब्राहम लिंकन का एक कोट से, शायद अब्राहम लिंकन का, कि आपको अगर पेड़ तोड़ना हो तो 10 घंटे पेड़ तोड़ने से पहले 10 घंटे पेड़ तोड़ने से तोड़ने के अलावा आप आपकी एक कुल्हाड़ी शार्प करिए 9 घंटे और 1 घंटे में पेड़ तोड़िए पेड़। तो वही है फिलॉसफी कि आप पढ़ाई करने से ज़्यादा आप ये सराउंडिंग पे फोकस करिए। आप बुक में, लाइब्रेरी में जाके, वो डेस्क में जाके वो वैसे उसी विश में गुम हो जाते हैं, तो वो नहीं प्रीलिम डिमांड करता। और वो भी गलती भी हो जाती है। मतलब कितना पढ़ेंगे और बाकी एस्पेक्ट में हम इग्नोर करते हैं। तो इसलिए अदर देन स्टडी बाकी भी एस्पेक्ट है, उसमें मैंने बहुत काम किया था, मैंने देखा था। मतलब हर आप मुझे पूछेंगे आर्ट एंड कल्चर के बारे में तो मैं 2-3 घंटा वही बता सकता हूँ कि इसमें ये है, ये नहीं आ सकता, ये आ सकता है, या हर चीज़ है। मतलब आर्ट एंड कल्चर भी हो, लिबरल वैल्यू हो, जहाँ लिबरल वैल्यू हो तो वही क्वेश्चन आता है। मतलब इबादत खाना क्या था, अकबर का एक चेम्बर था, मतलब एक असेंबली हॉल था जहाँ ऑल रिलीजियस मैटर के ग्रंथों से अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्कस की जाती थी। इसलिए यूपीएससी पूछ रहा है ना इबादत खाना। तो वही यूपीएससी का एक लिबरल माइंडसेट है। तो आर्ट एंड कल्चर का भी लिबरल, वो जो चीज़ें अच्छी थी पास्ट में, हिस्ट्री में, वो चीज़ें आती है। मतलब हर चीज़ पे मैं ऑब्जर्वेशन ये कर सकता हूँ, पर हमारे पास टाइम का भी लिमिटेशन है। तो यूपीएससी इज़ सम हॉट प्रिडिक्टेबल, सम हॉट अनप्रिडिक्टेबल, पर हमें तो 100% मार्क नहीं लानी। मेरिट ही लगता है 50, 55, 45%, तो हमें तो उतने ही मार्क लाने। तो उतनी तो यूपीएससी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमसे कह सकते हैं कि यूपीएससी इज सेमी प्रिडिक्टेबल, मतलब आधी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो गाइज इसमें बात करेंगे, आगे भी करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में कुछ अप्रिशिएट भी करते चलिए, जो को मेरा मोटिवेशन बढ़ जाए कि सर्विस करते करते मैं आपके लिए वीडियो भी बना पाऊँ। और इसलिए इसके साथ मैं अलविदा लेता हूँ। नमस्ते।